नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार, साथ ही बताएंगे कल शेयरों में क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। बाजार पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। साथ ही आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान शामिल है शो में, उनका तारुफ करा दे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका बाजार आज और कल में, और पूरी रिसर्च टीम से भी परिचय करा देते हैं। आज के बाजार का हाल बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। वेदांता की डी लिस्टिंग को लेकर जानकारी देंगे हमें अनुराग शाह। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर महापोल हमें बताएंगी पूजा त्रिपाठी। विप्रो बायबैक पर जानकारी और एलएनटी इन्फोटेक में तेजी की वजह बताएंगे हमें कुशल गुप्ता। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। लगातार 6 सत्र में आज बाजार में एक बार फिर से शानदार उछाल देखने को मिला। मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार छठे सत्र में तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी 96 अंकों के उछाल के साथ 11,800 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स भी 298 अंकों की मजबूती के साथ 40,100 के पास बंद हुआ। दरअसल टीसीएस ने कल नतीजे पेश किए थे, नतीजे अच्छे रहे और उसके बाद आईटी शेयरों में 2 से 7% का शानदार उछाल आज देखा गया। बैंकिंग शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स 680 और बैंकिंग इंडेक्स 226 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 978 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 20 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आज के बाजार पर एडिटर्स टेक के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। वीकली वायदा की शानदार एक्सपायरी हमने आज देखी। निफ्टी 6 महीने के उच्चतम स्तर पर भी पहुंच गया। आज के कारोबार पर क्या राय है, कहां से मजबूती मिल रही है अभी भी बाजार को? भारतीय बाजारों में आज फिर से लगातार बेहतरीन तेजी का सेशन देखने को मिला और आज तेजी की 4 बड़ी वजह थी। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत, अमेरिकी बाजारों में राहत पैकेज फिर आने की उम्मीद में बाजार तेजी से दौड़े और कल के विपरीत एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में देखने को मिला। इसके अलावा टीसीएस ने अपने बायबैक का ऐलान किया तो विप्रो ने भी कहा कि 13 अक्टूबर को वो भी बायबैक लाने वाले हैं और इसके चलते टीसीएस के नतीजों के बाद तमाम आईटी शेयरों में जबरदस्त जोश आता हुआ दिखा और आईटी शेयरों ने ही शुरुआती कारोबार में निफ्टी को सहारा देने का काम किया। लगातार 4 दिन से एफआईआईज की तरफ से आंकड़े खरीदारी के आते दिख रहे हैं, ये भी बाजार में जोश भरने का काम कर रहे हैं और एक्सपायरी के ठीक पहले बाजार में तकनीकी तौर पर बेहतरीन क्लोजिंग के चलते बाजार मजबूत हो चुके हैं और साथ ही शॉर्ट कवरिंग का जबरदस्त सहारा भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये वो तमाम ट्रिगर्स है जिनके चलते हुए बाजारों में मजबूत शुरुआत हुई और मजबूत शुरुआत के बाद भी बाजार और बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन जहां से घूमे वो लेवल एकदम परफेक्ट थे। 11,900 के आसपास का हाई बनाया निफ्टी ने और 23,450 का हाई बनाया बैंक निफ्टी ने और आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में वहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन क्लोजिंग मिली है। पिछले 6 महीनों के उच्चतम स्तरों पर बाजार जाकर बंद हुए। निफ्टी पर 11,834 पर और बैंक निफ्टी 23,200 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा। तो ओवरऑल बाजारों में एक और मजबूत सेशन रहा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक स्पेसिफिक या छोटे मझोले शेयरों में आती दिखी, लेकिन दिग्गजों ने बाजार का मूड संभाले रखा और बेहतरीन क्लोजिंग आज फिर से देखने को मिली। तो मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त और सेट है और सबसे बड़ी बात यह कि आज एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग का जो सहारा मिला उसका पूरा फायदा तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने उठाया और अच्छी एक बेहतरीन क्लोजिंग बाजारों में देखने को मिली। तो वाकई बाजार में माहौल काफी अच्छा है। अब इसी के दम पर कल क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, किन लेवल्स पर नजर होगी, अनिल जी आपसे हम समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक आज कौन से शेयर्स में खरीदारी रही या फिर बिकवाली रही, वो मूवमेंट हम समझते हैं। आशीष का रुख करते हैं। आशीष, आज बाजार में खबरों के चलते कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था?
देखिए वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक में बढ़िया तेजी देखी गई। निफ्टी जो है 11,900 के पार निकला इंट्राडे में। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो 23,450 का हाई बना है, लेकिन हाई टच करते ही अगर आप देखें तो आखिरी 1.5 घंटे में एक तेज गिरावट देखने को मिली और ऊपरी तरफ से दोनों इंडाइसेस में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था बाजार में और खासतौर पर वो स्टॉक जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए थे। सबसे पहले देखिए वोल्टास और कैडिला आपको राकेश जी ने बताया था, यहाँ पर दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिली। सिप्लाई आपको वागले जी ने बताया, यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और पिक्स ट्रांसमिशन में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान अच्छी तेजी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में बात करें तो आज लाइमलाइट में था आईटी सेक्टर, क्योंकि टीसीएस के नतीजे और बायबैक की जो घोषणा है इसका असर पूरे ही सेक्टर पर देखने को मिला। साथ ही साथ 13 अक्टूबर को विप्रो की भी बायबैक और नतीजों पर बोर्ड बैठक है, इसके चलते विप्रो में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। माइंडट्री, टीसीएस, कोफोर्ज सभी जो आईटी स्टॉक्स हैं दिग्गज, वहां पर खरीदारी का रुझान देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स दोबारा एक्शन में लौटते हुए नजर आए। सर्किट फिल्टर रिवीजन के चलते आप देखिए आरती ड्रग्स यहां पर तेजी देखने को मिली। कैडिला और सिप्ला के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। बायोकॉन में भी दिन के दौरान अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम लगातार पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है और आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो इंडेक्स हैवीवेट एचडीएफसी बैंक यहां पर खरीदारी देखने को मिली। कैश का स्टॉक सिटी यूनियन बैंक काफी दिनों के बाद यहां पर एक अपट्रेंड देखने को मिला। साथ ही साथ ऑपरेशनल हाईलाइट शेयर किए बंधन बैंक ने, इसका भी कसर देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर आप देखें तो हल्की खरीदारी देखने को मिली। ऑयल एंड गैस सेक्टर अगर आप देखें तो पूरे बाजार में एक लागत साबित हो रहा है। कल एक अच्छी रिपोर्ट के चलते खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट आई है इसके बाद यहां पर ऊपरी तरफ से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। ऑयल इंडिया और ओएनजीसी यहां पर दिन के दौरान 2.5 से 3% की गिरावट रही। मेटल स्टॉक्स में जो चमक है वो थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आई। वेदांता डीलिस्टिंग की जो प्रक्रिया चल रही है इसके चलते आज ओपन इंटरेस्ट में बढ़त देखने को मिली। शॉर्ट बिल्ड्स हुए हैं और यहां पर गिरावट का रुझान देखने को मिला। हिंदुस्तान जिंक में भी इसका असर देखने को मिला और नाल्को हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। शुक्रिया आशीष, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। सीधे आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, लगातार छठे सत्र में बाजार में शानदार तेजी, वीकली एक्सपायरी बहुत अच्छी रही है। ये तेजी आप आगे बरकरार होती हुई देख रहे हैं और इसी के दम पर हफ्ते भर की खरीदारी क्या की जा सकती है? कोई पसंदीदा शेयर आपका पोजिशनल व्यू में? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू होगी और इसका एकमात्र कारण है कि यूएस में जो फिस्कल स्टिमुलस का जो न्यूज़ फ्लो है वो हमको लग रहा है कि जल्द ही आने की संभावना है। प्लस हमको लग रहा है कि जो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में जो ग्रीन शूट्स देखने को मिले, स्पेशली टीसीएस के नंबर्स के बाद, ऐसा अनुमान लग रहा है कि पूरा बीएफएसआई स्पेस में एक मिलेगी और ओवरऑल मेरे ख्याल से जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है यहाँ पे भी हमने देखा है कि Q1 के हिसाब से Q2 में अच्छी इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगी। तो आईटी हमको अभी भी अच्छा सेक्टर लग रहा है और यहाँ पे स्वाति हमको टेक महिंद्रा पसंद है। टेक महिंद्रा करंट प्राइस पे 8 से 10 दिन के लिए खरीदा जा सकता है और यहाँ पे हमको लग रहा है कि 901 902 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड पॉसिबल है और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा 8 से 10 दिन का ट्रेड होगा जहाँ पे निवेशकों को अच्छा अपसाइड मिलने की अभी भी पॉसिबिलिटी रही। जी, पोजिशनल व्यू मतलब एक हफ्ते की खरीदारी टेक महिंद्रा में करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपके पास फिर से आएंगे, सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले वेदांता से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर हम तमाम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। वेदांता की लिस्टिंग को लेकर एक बहुत ही रिसर्च पैक्ड पूरी खबर हम लगातार आपको जी बिजनेस पर दिखा रहे हैं। सटीक जानकारी आपको यही मिलती है और डी लिस्टिंग को लेकर एक और अहम और एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है जो कि हम हमारे सहयोगी अनुराग शाह से अब लेने वाले हैं। अनुराग, बताइए क्या है एक्सक्लूसिव खबर? जी बिल्कुल, अभी तक जो है डीलिस्टिंग की प्रक्रिया को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है और कल आखिरी दिन है बिडिंग करने के लिए और हमारे सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूरी प्रक्रिया जो है वो पार होते हुए मुश्किल में लग रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वेदांता के अंदर LIC 6.37% की हिस्सेदारी के साथ, तो उन्होंने अपनी एक स्कीम में जो 3 करोड़ शेयर है उसके लिए जो बिड किया है वो 320 रुपए पर शेयर के हिसाब से बिड किया है हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक। तो अब LIC जो है जिसकी औसत कॉस्ट है वेदांता के अंदर, एवरेज पर शेयर जो लागत है वो 225 रुपए है, तो अब ये संभावना कम लगती है कि 100 रुपए से भी कम पर LIC जो है वो बिड करेगा बाकी जो 20 करोड़ उसके शेयर है। और इसके अलावा अगर आप ऐतिहासिक तौर पे भी देखें तो LIC का अभी तक का ये ट्रेंड रहा है कि उन्होंने कभी भी डीलिस्टिंग की प्रक्रिया के अंदर जो अपनी
कॉस्ट है, जो उनकी औसत लागत है, उससे कम कीमत पर टेंडर किया हो, उससे कम कीमत पर बिड किया हो, तो इसके बाद अब ये साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि जब LIC की जो औसत कॉस्ट है वो 225 रुपए है और एक स्कीम के अंदर उनके द्वारा जो बिड किया गया है वो 320 रुपए है, तो बाकी शेयर के लिए भी LIC 100 रुपए से भी कम पे बिड नहीं करेगा। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि कल 12-1 बजे तक जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बिडिंग है उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आगे चल के किस तरह का रुझान आता है, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड दिख रहा है उसके मुताबिक जो पूरी प्रक्रिया है वो पार होते हुए मुश्किल में दिख रही है। शुक्रिया अनुराग, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। कल की जो एक्सक्लूसिव खबर होगी, अपडेट लगातार सबसे पहले जी बिजनेस पर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RBI क्रेडिट पॉलिसी कल आएगी। पॉलिसी पर हमने महापोल कराया है और इस महापोल में क्या कुछ सामने आया है, सीधे रुख करते मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी का। पूजा, बताएं क्या कहता है महापोल ये RBI पॉलिसी को लेकर? जी, कल जो पॉलिसी आने वाली है उसको लेकर हमने पोल कराया और उसमें करीब 100% जानकार का यही मानना था कि कल की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला सवाल हमारा RBI के रुख को लेकर था और यहाँ भी सभी जानकारों का ये मानना था कि अभी तक जो एकोमोडेटिव स्टैंस था, यानी कि सख्त रुख था RBI की तरफ से, वो अभी भी बरकरार रहेगा। अगला सवाल हमारा ये था कि अगर इस पूरे वित्त वर्ष हम देखेंगे FY21 में, तो कितने पॉलिसी कट की, कितने रेट कट की उम्मीद वो कर रहे हैं अक्टूबर को मिला के। तो यहाँ पे भी जो रुझान है वो बटा हुआ है। 66% जानकार मान के चल रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है। वहीं 34% जानकारों का ये भी मानना है कि करीब 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती, यानी कि इसके बाद एक और रेट कट देखने की उम्मीद है। अगला सवाल हमारा ये था कि RBI का फोकस कहाँ होगा, महंगाई पर या ग्रोथ और इन्फ्लेशन पर। 50% जानकारों का कहना है कि ग्रोथ और रिकवरी पर फोकस रहेगा, वहीं आधा % थोड़े कंफ्यूज भी हैं, वो इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहे थे। इस बार की जो पॉलिसी आएगी, तो डॉक्यूमेंट आएगा, की फोकस कहाँ रहेगा, इसको लेकर हमने अगला सवाल किया था। तो यहाँ पर अब मॉरेटोरियम की बात जिस तरह से चल रही है, तो कर्जदारों को क्या राहत होगी। वैसे तो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन बयान काफी इंपॉर्टेंट होंगे कि इसको लेकर RBI की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं। फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो क्रेडिट ग्रोथ को भी बढ़ावा देने के लिए RBI कुछ कदम उठा सकती है और GDP फोरकास्ट नंबर वो किस तरीके से रहते हैं RBI की तरफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार की पॉलिसी में देखना। बहुत शुक्रिया पूजा, फिलहाल जानकारी के लिए आपका। तो कल सुबह 10 बजे RBI पॉलिसी आएगी और बेस्ट चैनल पर बेस्ट पैनल आप देख पाएंगे यहीं पर, और उस पर लगातार सबसे पहले अपडेट हम आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं। विप्रो बायबैक की तैयारी कर रही है और ये बायबैक कितना हो सकता है और क्या इसके मौके बनेंगे, इस पर जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, बताइए विप्रो के बायबैक में भी क्या मौके बनेंगे? जी, तो TCS के बाद अब विप्रो जो है वो अपनी बोर्ड बैठक करने वाला है बाईबैक पर, और बाईबैक का जो साइज है वो हमने अनुमान लगाने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट 14,400 करोड़ रुपए का ये बाईबैक हो सकता है। इनफैक्ट ये जो बाईबैक पर हमने कैलकुलेशन की है वो ये है कि जो 25% की लिमिट है पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स मिलाकर, उस हिसाब से अगर आप देखें तो 30 जून को जो इनका टोटल ये वैल्यू थी वो 57,700 करोड़ रुपए की थी, और उस हिसाब से उसका जो 25% बनता है वो ऑलमोस्ट 14,500 करोड़ रुपए निकल कर आता है। और इसके अलावा अगर आप कंपनी की कैश ऑन बुक्स देखें तो वहां पर एज ऑन 31 मार्च ऑलमोस्ट 14,500 करोड़ रुपए की इनकी कैश ऑन बुक्स है। और साथ ही जो स्टेक है हमने उसकी भी कैलकुलेशन की, ऑलमोस्ट 6 से 7% का जो स्टेक है वो बाईबैक में कंपनी घोषणा कर सकती है उसकी, और जो कीमत है वो ऑलमोस्ट 390 रुपए प्रति शेयर रह सकती है। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल बैंड देखें तो 6 से 7% के बीच का, तो वहां पर औसत जो अनुमानित भाव है वो 361 रुपए से लेकर 421 रुपए की रेंज में हो सकता है। और यही नहीं, अगर आप पिछले बाईबैक्स भी देखें तो पिछले 2 बाईबैक स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो 5 से 7% की हिस्सेदारी का बाईबैक जो है वो कंपनी करती हुई नजर आई थी, और अपने जो भाव है इनके उससे ऑलमोस्ट अगर आप लास्ट बाईबैक देखें तो 16-17% की प्रीमियम पर उन्होंने 2019 का बाईबैक किया था। इनफैक्ट अगर आप 2020 का प्रदर्शन भी देखें इसका, तो YTD कंपनी ऑलमोस्ट 46% का रिटर्न भी दे चुकी है। तो शेयरदारों के लिए एक और अच्छी खबर, अब देखना होगा कि बाईबैक का साइज और बाईबैक की प्राइस कितनी निकल कर आती है।
जी कुशल, वाकई और 7.25% के उछाल के साथ विप्रो 20 साल की ऊंचाई पर भी पहुंचा। अब 13 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, तो ऐसे में अविनाश जी, विप्रो में अब बायबैक की खबरें हैं, 13 अक्टूबर को इस पर विचार किया जाएगा। क्या किया जा सकता है विप्रो में? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बायबैक की प्राइस काफी इम्पोर्टेंट रहेगी और जैसे आपने भी कहा है कि नॉर्मली 15 से 16% का प्रीमियम मार्केट प्राइस को लेके बायबैक प्राइस का ट्रैक रिकॉर्ड विप्रो का है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि करीबन 380-390 का बायबैक प्राइस अगर आता है, तो वो मार्केट्स को डेफिनेटली पसंद आएगा। इनके पास काफ़ी कैश है, पहले भी 3 बायबैक कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि बायबैक का साइज़ और जो प्राइस होगी, वो नियर टर्म में स्टॉक को रीरेट करेगा और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 7% के बढ़ने के बावजूद यहाँ पे खरीदारी का माहौल रहेगा, क्योंकि मार्केट्स का अनुमान है टीसीएस को देखने के बाद कि बायबैक की प्राइस विप्रो से भी शायद अच्छी तरह से अट्रैक्टिव होगी। जिनका है बनाए रखे और कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मेरे ख्याल से नियर टर्म और लॉन्गर टर्म के लिए इसमें खरीदने की भी अपॉर्चुनिटी लग रही है। जी ठीक है अविनाश जी, अब आगे बढ़ते हैं और शो के स्पेशल सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा। शर्मा जी सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। तो कल की बम्पर कमाई का ऑप्शन कौन सा होने वाला है? जी नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को। 2 स्टॉक ऑप्शन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक तो जो फार्मा सेक्टर जो आज बहुत अच्छा चला, और वो इसलिए कि एक इसने जो अपना सितंबर माह में जो एक ऑल टाइम हाई बनाया था, अब वो इंट्राडे टर्म्स में तो उसको ऊपर पार नहीं कर पाया, लेकिन आज क्लोजिंग टर्म्स में उसने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और ये है बीएससी का हेल्थ केयर इंडेक्स। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तेजी हमने आईटी क्षेत्र में देखने को मिली है हमें पिछले 1 सप्ताह में, क्योंकि पूरा इंडेक्स 10% ऊपर है, ऐसी कुछ तेजी हमको फार्मा में देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो उसी 5250 की कॉल 230 पे लें, 170 और 310 रुपए का टारगेट। दूसरा वोल्टेज है से बाइंग देखी जा रही है। आज करीब 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और 2% स्टॉक ऊपर था। तो 700 रुपए की कॉल, 700 स्ट्राइक प्राइस की कॉल 20 रुपए, स्टॉप लॉस रखें 17 रुपए का, टारगेट रहेगा 25। धन्यवाद और जय हिंद। कल की क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए? अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, अच्छी खासी तेजी हमने देखी, क्या ये तेजी बरकरार रह सकती है या फिर ट्रेडर्स कुछ सजग रह सकते हैं वीकेंड से पहले? कल हफ्ते के आखिरी दिन ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे बाजारों के लिए और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी। वैसे तो बाजार को उम्मीदें कम है कि ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव होगा, लेकिन 3 नए एमपीसी मेंबर्स आने के बाद क्रेडिट पॉलिसी में किस तरह की कमेंट्री गवर्नर साहब करते हैं और आगे क्या एक्शन लेते हैं, इस पर नजरें बाजार की जरूर बनी रहेगी। तो इस लिहाज से क्रेडिट पॉलिसी कल बड़ी अहमियत वाली है। अब दूसरी बात यह कि कल से हफ्ते की नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। इस हफ्ते की सीरीज में तो काफी शॉर्ट कवरिंग दिखी है और उस शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार लगातार मजबूत भी होते दिखे, लेकिन अब कल से शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा, फ्रेश खरीदारी आपको कल से चाहिए। तो अब देखते हैं कि बाजार में इन लेवल्स पर, हायर लेवल्स पर कितनी फ्रेश खरीदारी आती है। और इसके साथ ही एक बड़ा ट्रिगर होगा अमेरिकी बाजारों का, जो लगातार वोलेटाइल होते दिख रहे हैं दिन के दौरान भी और क्लोजिंग के लिहाज से भी। तो एक दिन मजबूती, एक दिन कमजोरी, ये ट्रेंड अभी तक अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है। तो देखते हैं आज अमेरिका के बाजार किस तरह से बंद होते हैं, कल डाउ फ्यूचर्स की सिचुएशन क्या रहती है, वो भी भारतीय बाजारों के शुरुआती चाल तय करेगी। लेकिन अल्टीमेटली बाजारों को क्रेडिट पॉलिसी के बाद अपना मन बनाकर आगे बढ़ना है। तो बड़ा एक्शन वाला दिन रहेगा, हफ्ते का आखिरी सेशन भी है, तो पूरे एक्शन के लिए रहिएगा तैयार। लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि जो बड़े लेवल्स है निफ्टी पर 22,800 23,000 कल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, उसके नीचे ही कमजोरी का संकेत देखेंगे। 11,750 11,800 निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 22,800 23,000 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 11,900 12,000 निफ्टी के लिए रुकावट वाली जगह है और वही बैंक निफ्टी पर 23,400 से 23,600, ये 200 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी। तो इन लेवल्स पर, इन रेंज पर नजर रखेंगे और कल के एक बड़े सेशन के लिए तैयार रहेंगे।
शुक्रिया अनिल जी, फिलहाल हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। कल के एक्शन पैक दिन के लिए हम सब तैयार हैं। अब आइए शो के खास सेगमेंट कल का ऑप्शन का वक्त हो गया है। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए आज हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? हाय स्वाति, देखिए आज मार्केट में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है और उम्मीद करते हैं कि कल भी आरबीआई पॉलिसी के वक्त और उसके बाद अच्छा मूव देखने को मिले। तो ऑप्शंस के जरिए 2 स्टॉक सिलेक्ट किए और दोनों तेजी की तरफ के हैं। पहला स्टॉक है हीरो मोटो। इसके अंदर 3300 का कॉल 100 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 80 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और हीरो मोटो को काउंटर तेज लग रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो 3300 वाले कॉल के जो ऊपर में टारगेट होंगे 125 रुपए से लेके 130 रुपए तक के होंगे। तो पहला स्ट्रेटेजी हीरो मोटो कॉप के ऊपर है। दूसरा स्ट्रेटेजी है एफएमसीजी स्टॉक नेस्ले के ऊपर। नेस्ले चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है, आज स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिखाया, 200 डीएमए तोड़ा है, तो नेस्ले यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। तो 16,250 वाला कॉल 400 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 300 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 500 से 550 तक के 16,250 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो नेस्ले में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। शुक्रिया सुमित, हमारे साथ शामिल होने के लिए बाजार आज और कल में और ऑप्शन में रणनीति बताने के लिए। अब अविनाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किस स्टॉक में रखी जाए? स्वाति, हमको लग रहा है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में अभी भी इन्वेस्टमेंट के मौके हैं और यहाँ पे हमको गुजरात गैस पसंद है। कंपनी क्लियरली गैस के प्राइस काट के बाद काफी कॉन्फिडेंट है कि ये पास करेगी और जिससे वॉल्यूम ग्रोथ और भी अच्छी तरह से बढ़ेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि सेकंड क्वार्टर में नंबर्स पहले तिमाही से काफी अच्छे आने की उम्मीद है। प्लस हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ इनको सेकंड हाफ में मिलेगा वो काफी अच्छा रहेगा। तो करंट लेवल्स पे हमको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 6 से 12 महीने के लिए इसको खरीदना चाहिए। करीबन 390-400 का हमारा टारगेट प्राइस है और इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। हमको लग रहा है कि इस लेवल से डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेके गुजरात गैस को खरीद। गुजरात गैस में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए और शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का हम तक स्पेशल रिसर्च और खबरें पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही।